वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद बीडी समीर। आज के एपिसोड में विस्तार में चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेके, कांग्रेस की जो रणनीति है आने वाले समय में उसको लेके, और 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वहां तक किस तरह की जर्नी रह सकती है कांग्रेस की। आपने पिछले महीने डेढ़ महीने से देखा होगा कि राहुल गांधी का जो अंदाज है वो जुदा जुदा है, और राहुल गांधी लगातार जो है वो फील्ड के अंदर एक्टिव हैं। स्पेशली जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 में, अक्टूबर नवंबर में, उसको लेके राहुल गांधी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, मेहनत कर रहे हैं। डीएम फैक्टर जो दलित और माइनॉरिटी फैक्टर है उसको लेके बिहार के अंदर वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को उन्होंने फील्ड में उतारा हुआ है, और जिस तरह से राहुल गांधी स्पेशली बिहार के अंदर मेहनत कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एनॉयड भी है राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, तेजस्वी यादव, जिनके साथ उनका अलायंस है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपना भूमिका जो है वो स्टेट वाइज जो है वो बढ़ाने में लगी हुई है, तो उसी परिप्रेक्ष्य में जिस तरह राहुल गांधी ने जो अभी गुजरात के अंदर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि कांग्रेस के अंदर जो है वो स्लीपर सेल बैठे हुए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी एक्नॉलेज किया कि कांग्रेस के अंदर कुछ इस तरह के बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं जो रैलीज में आ जाते हैं और तमाम जो बड़ी कोई मीटिंग्स है उसके अंदर आके वो जोशो खरोश से वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड के अंदर जाके अपनी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उनको जाके अगर परफॉर्म करना हो तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो एक बूथ भी नहीं जिता सकते। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी राहुल गांधी ने। उन्होंने ये एक्नॉलेज किया कहीं ना कहीं कि जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अंदर बैठे हुए लीडर हैं, जो सबसे मैं समझता हूँ कांग्रेस की इंपॉर्टेंट बॉडी है कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उसके अंदर भी जो लीडर बैठे हुए हैं वो अपना लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके भी उनकी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो जीत पाए, और वो कांग्रेस की जो तमाम पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज हैं वो लोग बना रहे हैं। इसको एक्नॉलेज किया। तो विस्तार में चर्चा करते हैं कि कांग्रेस को अगर 2029 में वापसी करनी है तो उसके लिए जो कोर्स करेक्शन करने पड़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी कांग्रेस को क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस सेल्फ गोल कर रही है, कांग्रेस का हिसाब ये है कि कुल्हाड़ी पे वो पैर नहीं मार रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कुल्हाड़ी कहाँ पे पड़ी है, जहां कुल्हाड़ी पड़ी है वहां से कुल्हाड़ी को लाया जाए और अपने पैर पे मारा जाए। इस तरह का सेल्फ गोल कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस को इससे बचना चाहिए। मैं दो तीन चीजें आपको बताता हूं कि कांग्रेस अगर इन चीजों के ऊपर जो है वो फोकस करती है, यानी गलतियां वो नहीं दोहराती है, तो उनकी जो वापसी है वो 2029 में डेफिनेटली हो सकती है। कुछ अलायंस गठबंधन इंडिविजुअल तौर पे तो खैर जो 250 का आंकड़ा है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अपने गठबंधन के साथियों के का सहयोग लेके, स्पेशली आरजेडी और सपा का सहयोग लेके राहुल गांधी जो है वो चैलेंज दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए को। तो क्या नहीं करना है राहुल गांधी को? सबसे बड़ी जो गलती राहुल गांधी कर रहे हैं वो जो फॉरेन ट्रिप्स के अंदर जाते हैं, चाहे वो यूरोप में है या यूनाइटेड स्टेट्स में है, कहीं भी हैं, वो फॉरेन लैंड के अंदर जाके जो भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके परिप्रेक्ष्य में वो बयान देते हैं, और ज़्यादातर उनकी स्टेटमेंट्स होते हैं इस तरह की जिसको आम जन, जो क्योंकि आज का जो वोटर है वो वेल एजुकेटेड है, तो वो जो स्टेटमेंट्स ओवरसीज में जाके टूर्स के दौरान राहुल गांधी देते हैं वो कहीं ना कहीं आज का आम वोटर उनको समझता है उस तरह की स्टेटमेंट्स को एंटी इंडिया स्टेटमेंट, कि भारत के विरुद्ध वो स्टेटमेंट्स हैं। इसलिए राहुल गांधी को अगर, क्योंकि राहुल गांधी एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको तमाम मुद्दों पे कांग्रेस जो सत्ता दल है भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस है उनको घेरना भी पड़ेगा। लेकिन अगर अपोजिशन करनी है वो महज अपोजिशन, केवल अपोजिशन के जरिए ना हो, वो कुछ जो मुद्दे हैं मुद्दे पे आधारित अपोजिशन होनी चाहिए, और देश के बाहर जाके राहुल गांधी को भारत की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। नंबर एक। नंबर दो है कि जो राहुल गांधी के सिपा सलार हैं, मैं नाम लेना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह है, रणदीप सुरजेवाला है, मनीष तिवारी हैं, कन्हैया कुमार अभी जो नए नए आए हैं, लेफ्ट से कांग्रेस में आ गए हैं, कांग्रेस ने उनको गोद में बिठा लिया है, उनके ऊपर एलिगेशन था कि एंटी उन्होंने जो भारत के नारे लगाए जेएनयू में, उनको भी शामिल कर लिया हुआ है अपनी कोर टीम के अंदर। तो इस तरह के लीडर्स जो समय समय पे इंडियन आर्मी के ऊपर जो है वो उंगली उठाते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर उंगली उठाते हैं, जैसे दिग्विजय सिंह ने, और मैं आपको बताना चाहूंगा मनीष तिवारी, इसके अलावा संदीप दीक्षित साहब। संदीप दीक्षित ने तो जो इंडियन आर्मी के सभी जनरल थे यानी चीफ थे, उनको गली का गुंडा तक उन्होंने बोल दिया था जब पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी। तो राहुल गांधी को यह समझना चाहिए कि जहां पे देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है,
इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं, उसमें एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है और तमाम पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं, उनके अगेंस्ट स्टैंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही फोर्सेस हैं जिनकी वजह से इंडिया जो है, हम आप लोग सुरक्षित हैं। अन्यथा जिस तरह से पाकिस्तान और साथ उसका चाइना दे रहा है, इंडिया के अंदर जो चुनौतीज हैं वो सिक्योरिटी को लेके लगातार बढ़ रही हैं। तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को, तमाम लीडर्स को ये इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए कि इस तरह की स्टेटमेंट जो एंटी इंडिया है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट है वो नहीं दी जानी चाहिए। ये दो चीजें मैंने आपको बताई। तीसरा, जो दलित और मुस्लिम फैक्टर को लेकर राहुल गांधी काम कर रहे हैं, काम करना चाहिए। दलित मिनॉरिटी के, पिछड़े वर्ग के जो इश्यूज हैं उनको रेज जरूर करना चाहिए, लेकिन जो जाति के अंदर जो विभाजन है, क्योंकि एक बहुत ही इसके बीच में एक बारीक लाइन होती है, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। मुद्दे अपनी जगह हैं, लेकिन देश की सुरक्षा और देश का जो भाईचारा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करना है। तो तीसरी गलती जो है वो ये नहीं करनी है जो लगातार कांग्रेस कर रही है। चौथा है, राहुल गांधी जो अंबानी और अडानी के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, उनको ये भी देखना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो अभी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है और जो जॉब जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो अंबानी और अडानी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ही दे रहे हैं आज के यूथ को। अडानी अंबानी जो हैं वो खाली जर्नल क्लास के बच्चों को ही नौकरी नहीं दे रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री के अंदर समाज का हर जो जितने भी समाज के अंदर जो अलग अलग, हम जिनको जाति का नाम देते हैं, धर्म का नाम देते हैं, वर्ग का देते हैं, SC ST, दलित, OBC, जनरल कैटेगरीज, सभी जो जातियां हैं उनके बच्चों को एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेशन जो है वो अंबानी और अडानी की इंडस्ट्री के अंदर दी जा रही है। और राहुल गांधी को ये भी समझना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करवाना, सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर की जो ग्रोथ है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो खाली प्राइवेट सेक्टर दे सकता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और जॉब जनरेशन जो होती है वो आजकल के दौर में वो प्राइवेट सेक्टर में होती है। तो बार बार अंबानी और अडानी के ऊपर अगर फिगर आउट करते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं, तो ये भी जो है वो आम जन को जो है वो बहुत नेगेटिव जो है आपकी वो छवि बन रही है। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जैसे राहुल गांधी SC ST समाज की बात करते हैं, अभी राहुल गांधी ने ये माना भी है कि हमने OBC को इग्नोर किया और बैकवर्ड क्लास को भी इग्नोर किया, यानी उनको सारी की सारी जातियों को, सभी धर्म को साथ लेके राजनीति करनी पड़ेगी। एक जाति विशेष या धर्म विशेष की राजनीति अगर वो करते हैं राहुल गांधी, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है उनको फायदा हो, और उनको फायदा हुआ, कांग्रेस को फायदा हुआ लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो संविधान बचाओ का मुद्दा था वो वहाँ चला, आरक्षण का मुद्दा वहाँ चला, लेकिन आप देखिए वो बहुत शॉर्ट टर्म रहा। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव 24 के बाद जो असेंबलीज के इलेक्शंस हुए हैं, वो चाहे आप दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र ले लीजिए, तमाम जगह पे वो जो है मुद्दा वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि इस तरह के जो मुद्दे हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं और उनका बेनिफिट आज की सोसाइटी के अंदर, जब लोग पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, ब्लैक एंड वाइट है, तो इस तरह के मुद्दों को लेके जो है वो कांग्रेस की जो राजनीति है वो ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं। तो कांग्रेस के अंदर जिस तरह एक्नॉलेज किया राहुल गांधी ने कि अंदर ही स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़े जो स्लीपर सेल हैं जिन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया है वो है महाराज दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने समय समय पे इंडियन जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके अगेंस्ट स्टेटमेंट्स जारी की, चाहे वो बालाकोट की एयर स्ट्राइक थी, सर्जिकल स्ट्राइक जो ही उड़ी में जो हमला हुआ था, तमाम इस तरह के जो हमले किए इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने, बहुत से ऑफिसर जवान जो है समय समय पे शहीद भी होते हैं। तो महाराज दिग्विजय सिंह ने हमेशा उस पे ऊपर क्वेश्चन मार्क किया, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ कांग्रेस को लोकसभा में भी और असेंबली के अंदर। और जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन और सब चीज़ कांग्रेस के फेवर में थी, स्लीपर सेल बने दिग्विजय और कांग्रेस का उन्होंने बंटादार कर दिया मध्य प्रदेश के अंदर। दूसरे स्लीपर सेल है रणदीप सुरजेवाला साहब, स्पोक्स पर्सन रहे, राज्यसभा MP हैं। हैसियत उनकी ये है कि मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली का एक नेशनल स्पोक्स पर्सन रहे, राज्यसभा के अंदर MP हैं, बहुत लंबा करियर है पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन ग्राउंड के अंदर इतनी पकड़ नहीं है कि वो अपनी विधानसभा हल्के के अंदर अपना इलेक्शन जीत जाए, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन हारे। तो सुरजेवाला साहब भी गाए बगाए जो हैं वो डिफेंस फोर्सेस को लेकर स्टेटमेंट्स देते हैं। तो ये अंदर ही कांग्रेस के अंदर ही ऑपोजिशन बैठी हुई है। इसी तरह मनीष तिवारी अभी लोकसभा MP हैं चंडीगढ़ से, इन्होंने अभी तो नहीं लेकिन पास में इन्होंने भी बहुत स्टेटमेंट्स दी हैं। अगला नाम मैं बताना चाहूँगा अंबिका सोनी।
अंबिका सोनी ने पंजाब के अंदर जो है कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान करवाया। लास्ट जो वहाँ असेंबली इलेक्शन हुआ था 2022 में, 2022 के अंदर कांग्रेस की स्थिति थी कि वो रिपीट कर सकते थे, उनकी सरकार दोबारा आ सकती थी, क्योंकि कांग्रेस की वहाँ पे ग्राउंड के अंदर पोजीशन बढ़िया थी। तो जब सुनील जाखड़ साहब का नाम वहाँ पे आगे आया फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो अंबिका सोनी ने वहाँ बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट दे दी कि पंजाब के अंदर जो है वो सिख चेहरा ही होना चाहिए मुख्यमंत्री। एक किस्म से डिवीजन उन्होंने करवा दी विद इन कांग्रेस, और इस तरह का उन्होंने कार्यक्रम पेश कर दिया अंबिका सोनी ने, जो फील्ड के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन जीरो है, लेकिन वहाँ बैठे हुए हैं वर्किंग कमेटी के अंदर। और पंजाब जीती जिताई स्टेट जो है वो जो हारी थी उसके पीछे बहुत बड़ा रोल रहा, स्लीपर सेल थी अंबिका सोनी। और अब लेते हैं कन्हैया कुमार साहब, जो लेफ्ट की विचारधारा से कांग्रेस के अंदर आ गए हैं। 3 चुनाव अपने हार चुके हैं। पोजीशन आप देखिए, 2 चुनाव इन्होंने लोकसभा के हारे, एक कम्युनिस्ट पार्टी ने टिकट दी थी, बिहार के अंदर इनकी होम स्टेट है। पिछले 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने इनको सीट वहां से टिकट दी, दोनों बार वो हारे। कन्हैया कुमार को अभी ही एक बहुत बड़ी चपत लगी है, दिल्ली के अंदर भी वो उन्होंने एमएलए का चुनाव अभी कंटेस्ट किया, वहां भी हारे। यानी फील्ड के अंदर जो है वो पोजीशन जीरो है, लेकिन जनाब को जो एक कोर कमेटी है राहुल गांधी की, उसमें इनको भी रखा हुआ है। तो इस तरह के जो स्लीपर सेल्स हैं, जो कहीं ना कहीं एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स देते हैं समय समय पे, सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज करते हैं, उनके एक्शंस को, उनकी जो शहादत है उनके अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं। राहुल गांधी को जल्द से जल्द इस तरह के जो स्लीपर सेल है वो पार्टी से बाहर निकालने चाहिए और इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए नीचे तक कि कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं जारी होनी चाहिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस के स्पेशली एक्शन के ऊपर कोई किंतु परंतु को क्वेश्चन मार्क करे, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो 24/7 आम जन की सेवा में लगी हुई हैं और उनके अगेंस्ट कोई भी जो स्टेटमेंट है उनको डेफिनेटली एंटी इंडिया स्टेटमेंट ही माना जाएगा। तो सबसे पहले राहुल गांधी को ये जो स्लीपर सेल्स हैं और इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं, अगर इनसे गुरेज करते हैं तो बहुत संभव है कि अभी जो कांग्रेस 101 सीटों के ऊपर बैठी हुई है लोकसभा के अंदर, ये 200 तक का आंकड़ा भी पार कर सकती है, क्योंकि हर जगह हर स्टेट में इनका संगठन आज भी है और जरूरत है कोर्स करेक्शन करने की। और अपना जो इन्होंने माइंडसेट बना लिया है, कहीं ना कहीं लेफ्ट माइंडसेट हावी है कांग्रेस के ऊपर, उसको पीछे छोड़ना पड़ेगा। अन्यथा आने वाले आप देखेंगे कि 10, 15, 20 साल कांग्रेस की कोई जगह नहीं है। अगर कांग्रेस कोर्स करेक्शन करती है तो कांग्रेस की वापसी बहुत संभव है। मैं आपको स्टेट वाइज अब ये बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में 25 सीट्स हैं लोकसभा की। राजस्थान में जो इस वक्त सचिन पायलट साहब हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ग्राउंड के अंदर जो है वर्कर्स, चाहे वो तहसील लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, गांव के हैं, देहात के हैं, डिविजनल के हैं, स्टेट लेवल के हैं, वो सारी की सारी जो वर्क फोर्स है वो चाहती है कि सचिन पायलट को एज चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रोजेक्ट किया जाए राजस्थान में। और जो गहलोत साहब हैं, गहलोत साहब, अशोक गहलोत साहब के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है कि किस तरह से इलेक्शंस जीतने चाहिए, जीते जा सकते हैं। तो अशोक गहलोत साहब को प्रभारी बनाना चाहिए गुजरात का। उसके अलावा अशोक गहलोत की जो सेवाएं हैं वो जो वर्किंग कमेटी है वहाँ में ली जा सकती हैं। अगर कांग्रेस इस तरह से करती है कि स्टेट के अंदर पूरा का पूरा जो है वो फ्री हैंड देती है सचिन पायलट को और अशोक गहलोत को प्रभार दिया जाता है गुजरात का, उसके अलावा जो सेंटर है उसकी वर्किंग कमेटी में उनको जगह दी जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर 25 सीट्स हैं, बहुत आराम से 10 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिल सकती हैं राजस्थान के अंदर। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्टेट है वो राजस्थान है। इसके अलावा कांग्रेस को जो बहुत बड़ी जहाँ पे प्लस है वो है कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर 28 सीट्स हैं लोकसभा की और कर्नाटका की पोजीशन भी ये है कि जो आम जनमानस है वो डीके शिव कुमार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट कांग्रेस के हैं स्टेट के, उनको ही कर्नाटका की जनता जो है वो चीफ मिनिस्टर का चेहरा देखना चाहती है। सिद्धारमैया साहब जो हैं एक्सपीरियंस है, सब कुछ हैं, उनको भी वर्किंग कमेटी के अंदर लाया जा सकता है, किसी और स्टेट का उनको प्रभार दिया जा सकता है राजस्थान की तरह। जिस तरह से राजस्थान युवा राजेश पायलट को मिलना चाहिए, उसी तरह से जिस तरह से मेहनत की है लगातार डीके शिव कुमार ने, अगर कांग्रेस डीके शिव कुमार को अपना मुख्य चेहरा बनाती है कर्नाटका के अंदर, तो मान के चलिए कि कर्नाटका के अंदर 28 सीट्स हैं, 20+ सीट जो है वो कांग्रेस को कर्नाटका देगी। ये 2 राज्य इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर जिस तरह से अभी ममता दीदी बैठी हैं, 42 स्टेट्स हैं, बहुत बड़ा संख्या बल है, लेकिन कभी भी कंफर्टेबल उस तरह की अलायंस नहीं रहा है बिटवीन कांग्रेस एंड टीएमसी ममता दीदी। अलग अलग मुद्दों पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि ममता जी ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है और जो केमिस्ट्री है बिटवीन कांग्रेस एंड ममता दीदी ये भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है। तो आने वाला जो अभी विधानसभा चुनाव है वो कांग्रेस को अलग लड़ना चाहिए और कांग्रेस को फ्री हैंड देना चाहिए वेस्ट बंगाल के अंदर जनाब अधीर रंजन जो चौधरी साहब हैं उनको।
अगर अधीर रंजन चौधरी बहुत एक एक्सपीरियंस्ड लीडर हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, और सबसे बड़ा जो उनके अंदर प्लस है, उनकी फील्ड के अंदर कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, गुडविल बहुत बढ़िया है। और अगर अधीर रंजन चौधरी को मौका मिलता है, यानी उनको फेस बनाया जाता है, जिस तरह से राजेश पायलट को डीके शिव कुमार को बनाया, उस तरह से वेस्ट बंगाल में अगर अधीर रंजन चौधरी को बनाया जाता है, तो आप मान के चलिए कि सीधा सीधा 10 सीटों का फायदा होने वाला है लोकसभा में वेस्ट बंगाल के अंदर। यानी कांग्रेस को अपना जो है वो आधार वहां बढ़ाना पड़ेगा, और अवॉइड करना पड़ेगा ममता बनर्जी के साथ, उनको किसी भी हालत में अलायंस नहीं करना है। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बहुत बड़ा एक स्टेट है, और महाराष्ट्र के अंदर जो अलायंस शिवसेना का है कांग्रेस के साथ, वो भी उतना कंफर्टेबल अलायंस नहीं है, क्योंकि जो शिवसेना की विचारधारा है वो हिंदुत्व की है, कांग्रेस की है जो वो सेकुलरिज्म की है। तो अगर विचारधारा में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस को एक वेस्ट बंगाल में अलायंस नहीं करना चाहिए, और दूसरा जो है वो शिवसेना के साथ अलायंस नहीं करना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर, और शरद पवार के साथ अलायंस में जाना चाहिए। और आप मान के चलिए कि 10 प्लस सीटों का सीधा सीधा फायदा हो सकता है महाराष्ट्र में। ये 4 राज्य हैं। कांग्रेस को जो है वो अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 स्टेट्स के अंदर जो है वो बेहतर करनी पड़ेगी। एक यूपी है जिसके अंदर 80 सीटें हैं लोकसभा की, और दूसरी बिहार है जिसके अंदर 40। यूपी और बिहार के अंदर, यूपी के अंदर सपा समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, और बिहार के अंदर आरजेडी यानी लालू यादव तेजस्वी यादव, ये जो अलायंस है ये एक नेचुरल अलायंस है। सपा ने और आरजेडी ने अलग अलग मौकों पे जो है वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है, स्पेशली आरजेडी। कांग्रेस जिस तरह से अभी स्ट्रेंथन अपने आप को कर रही है बोथ इन यूपी एंड बिहार, उनको जरूर करना चाहिए, लेकिन जो वोट बैंक, कोर वोट बैंक सपा का है या आरजेडी का है, उस वोट बैंक पे एक सीटों के अंदर जो है वो समझौता होना चाहिए कि फलां फलां सीट्स है जहां पे, यानी कांग्रेस के कैंडिडेट नंबर 2 की पोजीशन में जो सीटें हारी हैं, उन सीटों पे कांग्रेस के कैंडिडेट को ही प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। अगर, और ये जो अलायंस है ये होना भी चाहिए वक्त के पहले, जैसे अभी मैंने बताया नवंबर के अंदर एक्सपेक्टेड है चुनाव बिहार के अंदर, तो अगर मई के एंड तक, ये मैं लेट से लेट आपको कह रहा हूँ कि मई के एंड तक जो है वो जितना भी सीटों का जो एग्रीमेंट, जो समझौता है, वो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को कर लेना चाहिए। और कांग्रेस को बड़ा दिल इन 2 राज्यों, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ा दिल दिखाने की जरूरत ना महाराष्ट्र में है ना वेस्ट बंगाल के अंदर है। बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है कांग्रेस को यूपी और बिहार के अंदर, जहां पे लोकसभा की 120 सीटें हैं। इन सीटों पे कुछ बैकफुट पे रह सकती है कांग्रेस, यानी बड़े भाई की भूमिका में सीधा सीधा सपा होगी उत्तर प्रदेश के अंदर और आरजेडी होगी बिहार के अंदर। और अगर कांग्रेस 20 के आसपास सीटें, अगर 25 के आसपास सीटें उत्तर प्रदेश में मिलती हैं और 15 के आसपास अगर उनको बिहार के अंदर लोकसभा की सीट्स मिलती हैं, तो कांग्रेस को वेलकम करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को यहां से भी तकरीबन मैं समझता हूं 25 सीटों का प्लस हो सकता है अगर समय पे अलायंस हो जाए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट से, यानी फिजिक्स भी हो और केमिस्ट्री भी हो। तो 2 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस को अलायंस करना चाहिए, और वेस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में बिल्कुल अलायंस नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में आप शरद जो पवार हैं उनके साथ जा सकते हैं। तो ये 4 जो हैं वो इंपॉर्टेंट मैंने आपको स्टेट्स बताई। इसके बाद तमिलनाडु की जो स्थिति है वो 5 सीटें आराम से मिल सकती हैं कांग्रेस को, तेलंगाना में 12, वेस्ट बंगाल में मैंने जैसे बताया 10 हैं। उड़ीसा के अंदर जो है वो बीजू जो जनता दल है उनकी कहानी एक किस्म से अब खत्म हो गई है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी हैं और दूसरे कुछ एंटी जो इनकम्बेंसी वो इश्यूज भी हैं। तो नवीन जो पटनायक साहब हैं, उनकी जो पार्टी जो है, जो बहुत मेहनत के साथ खड़ी की गई थी उड़ीसा के अंदर बीजू पटनायक साहब ने, उस पार्टी की पोजीशन मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी, तो शॉर्ट अगर टर्म में देखें तो वो बनने वाली नहीं है। तो वहाँ पे कांग्रेस के लिए बहुत एक स्पेस है, चांसेस हैं, कांग्रेस बढ़िया कर सकती है अगर वहाँ पे लीडरशिप को ग्रो किया जाए और लीडरशिप को फ्री हैंड दिया जाए, और उस तरह की लीडरशिप को फ्री हैंड दिया जाए जिस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट हैं और डीके शिव कुमार कर्नाटका में हैं, यानी जिन्होंने फील्ड के अंदर प्रूफ किया है। अगर इस तरह की लीडरशिप को ग्रूम करती है कांग्रेस, स्पेशली गुजरात के अंदर और उड़ीसा के अंदर, तो मान के चलिए कि सीधा सीधा 25 सीटों का फायदा इनको होगा। पंजाब के अंदर कांग्रेस की स्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन जो इन फाइटिंग है, अलग अलग ग्रुप्स वहां बने हुए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ग्रुप अलग है, प्रताप सिंह बाजवा ग्रुप है, राजा वड़िंग साहब हैं। तो ये अगर ग्रुपिज्म वहां पे नहीं कांग्रेस इसके ऊपर काबू करती है और एकजुट होकर इलेक्शन लड़ती है, तो कांग्रेस जो है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी सेफ स्टेट जो है वो कर्नाटका के बाद भारत के अंदर कांग्रेस के लिए है पंजाब। तो पंजाब के अंदर सीधा सीधा 9 सीटें हैं, हरियाणा 5, हिमाचल 2, इसी तरह जम्मू कश्मीर 1 है, झारखंड 5 है, आंध्रा 5, असम के अंदर 5 है, बिहार के अंदर मैंने जैसे आपको बताया 8 हैं,
मध्य प्रदेश के अंदर 5 है। अब एक स्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंस है, तीसरे नंबर की स्टेट है अगर देखा जाए कांग्रेस के लिए प्लस के, वो है केरला। केरला के अंदर राहुल गांधी वायनाड से खुद वहाँ इलेक्शन लड़े, जीते। अभी उनकी जो सिस्टर हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो एमपी हैं वायनाड के अंदर, और वायनाड के अंदर स्टेट असेंबली होने वाले हैं। आप देखिएगा कि कांग्रेस को वहाँ पे बहुत बड़ी जीत मिलने वाली है। और केरला के अंदर जो है वो 20 सीटें हैं लोकसभा की। और जिस तरह से कांग्रेस ने, स्पेशली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने काम किया है, मेहनत की है केरला के अंदर, मान के चलिए 15 सीटें बनती हैं। और 2 सीटें इनको डेफिनेटली दिल्ली में मिल सकती हैं अगर दिल्ली के अंदर संदीप दीक्षित को उसी तरह से एक्टिव किया जाए जिस तरह से वो असेंबली चुनाव में एक्टिव हुए थे, और उनके साथ अलका लांबा की बहुत बढ़िया एक टीम बनी थी। अगर कांग्रेस मेहनत करती है तो जो स्पेस खाली हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है उसका तो मैं समझता हूँ कि वो एक हिस्ट्री बन के रह जाएगी। जो जो जिस तरह से उनकी अभी पिक्चर बन रही है कि आम आदमी तो वो थे ही नहीं कभी, वो खास ही थे, लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ भी बनाया दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर तो सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा कांग्रेस को, और बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा कांग्रेस को। 2 सीटों का जो है बेनिफिट सीधा सीधा मिल सकता है दिल्ली के अंदर भी, अगर वो दिल्ली के अंदर मेहनत करते हैं, काम करते हैं और संदीप दीक्षित को आगे लेके आते हैं। दूसरा, मैं संदीप दीक्षित के बारे में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन्होंने सर्विंग आर्मी जनरल को गली का गुंडा बोला था, उसके बाद जो बहुत एक रिग्रेट भी किया था संदीप दीक्षित ने, और वो आज तक उस स्टेटमेंट को लेकर रिग्रेट करते हैं। और उन्होंने कहा था कि वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी उनको मिस कोट किया गया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप मीडिया के सामने आके उसको रिग्रेट करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को, तो वो एक उसदा विषय है। लेकिन आज की जो पोजीशन है, आज की जो थॉट प्रोसेस है संदीप दीक्षित का, उनको अगर प्रमोट किया जाता है दिल्ली के अंदर तो दिल्ली के अंदर भी फायदा है। तो ये जो मैंने टैली आपको प्लस करके बताई है, ये बनती है अराउंड 175 सीट्स। अब ये जो 25 सीटों का गणित है, मैंने आपको बताया कि 101 सीटें हैं मौजूदा समय कांग्रेस की, तो जो 175 मतलब 200 का अगर वो टारगेट लेके चलते हैं तो जो 25 सीटें हैं ये उनको प्लस हो सकती हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से। 5 सीटों का गणित जो है इनके फेवर में छत्तीसगढ़ में भी है। तो 200 तक का आंकड़ा जो है वो समाजवादी पार्टी और जो राष्ट्रीय जनता दल है, इनके संयोग से कांग्रेस है वो पहुंच सकती है, दोनों के साथ अलायंस करके और शरद पवार के साथ। बाकी जो 50 सीटों का मार्जिन आप मोटा मोटा लाके चलिए, तो उसके अंदर से समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहने वाली है और अच्छा काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव को भी यही चीज़ें जो कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल हैं वो सपा के अंदर भी होंगे। जो कांग्रेस को जो गलती नहीं करनी है, जो मैंने आपको बताया कि एंटी नेशनल स्टेटमेंट जो नहीं देनी है, जो समाज के अंदर बंटवारा नहीं करना है, वो बहुत एक बारीक लाइन है। उसी चीज़ पे सोशल इंजीनियरिंग को लेके अगर अखिलेश बाबू चलते हैं, यानी माया समीकरण से बढ़ के वो सोशल इंजीनियरिंग को, मतलब समाज के सभी वर्ग को साथ लेके चलते हैं, और इसी तरह आरजेडी जो है वो माया समीकरण मुस्लिम यादव से पढ़ के आगे चलती है पॉजिटिव नोट के ऊपर। तो इन दोनों पार्टीज को लेके, और तमिलनाडु में स्टर्लिन की पार्टी को लेके अगर वो भी कोर्स करेक्शन करते हैं, जैसे स्टर्लिन भी जो है वो भारत के अंदर रह के ही भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट ही देते हैं। भारत के अंदर जितने भी आज तक फिदाइन हमले हुए हैं, चाहे वो आप उड़ी में ले लीजिए, पुलवामा में ले लीजिए, और अभी जो अभी रिसेंट हुआ है पहलगाम के अंदर, 2 बड़े लीडर्स इस तरह के हैं। मैं समझता हूँ ये बेशरम लीडर हैं। एक है ममता बनर्जी और दूसरा ये स्टैलिन है। इन्होंने बिल्कुल भी दुख नहीं जताया कि निहत्थे लोगों पे धर्म के आधार पे वहां पे उनको मार दिया गया है। तो ये जो 2 बेशरम लीडर हैं भारत के अंदर, एक ममता बनर्जी है और दूसरा स्टैलिन है। ममता बनर्जी को तो मैं समझता हूं बिल्कुल किसी भी पार्टी को उनके साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। और आप देखिएगा आने वाला विधानसभा चुनाव केक होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए वेस्ट बंगाल में। और अगर इसी तरह की करतूत जारी रखी स्टालिन ने भी, तो आप देखिएगा कि तमिलनाडु के अंदर भी बहुत जल्द कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो है वो रीजनल पार्टी खत्म हो जाएगी, ये स्टालिन की भी। तो इस तरह की जो पार्टीज हैं जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए देश को भी ताक पे रख देती हैं, उस तरह की पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आप देखिएगा कि जिस तरह से आज का जनमानस है और आक्रोश है, जो पाकिस्तान यहाँ पे फिदाइन हमले करता है, बेगुनाह जो लोगों को उनको मोड़ के घाट उतारता है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के वो चाहे जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, शहीद हो रहे हैं। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के एलिमेंट को सपोर्ट करती हैं, तो आप देखिएगा कि आने वाला जो समय है वो इन पार्टियों के लिए यही बोला जाएगा कि एक थी टीएमसी और एक थी डीएमके, ये जरूर होने वाला है। तो कांग्रेस की वापसी भी तभी होगी अगर कांग्रेस कोर्स करेक्शन करती है, अन्यथा जो जो पार्टी, जो जो राजनीतिक दल एंटी एलिमेंट्स के साथ खड़ा होता है, उनकी वापसी कभी नहीं होगी। और वो सभी पार्टियां जो हैं वो जिस तरह का एक सपना है सजोए हुए हैं, वो सपना उनका बीच में रह जाएगा और वो पार्टीज खत्म हो जाएंगी। ताज़ा आप उदाहरण देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को,
और जिस तरह से उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया और अभी भी उसी तरह से बना रहे हैं, यानी कोर्स करेक्शन कुछ भी उनको रिग्रेट कुछ नहीं है। तो इस तरह की पार्टीज का जो वजूद है वो नहीं रहने वाला है। और अगर कांग्रेस को वापसी करनी है तो कांग्रेस को जो मैंने तमाम बताया कि इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। अगर कांग्रेस इसके ऊपर मनन चिंतन करती है तो कांग्रेस जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी चैलेंजर के रूप में उभर के आ सकती है 2029 के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।